हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अनपढ़ चैनल की हमारी जो है CTQ सीरीज में, जहाँ पे जो हम जो है कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन से समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस CTQ सीरीज में जो है हम जो है AC के बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे और लगभग जो है हम यहाँ पे AC के अलग अलग टाइप के लगभग 50 क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये हमारे जो है वेव फॉर्म से शुरू हो जाएंगे, पावर फैक्टर के बारे में बात करेंगे, पावर के बात करेंगे, अपने जो है आपके रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे और उसके बाद जो है आपका टैंक सर्किट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 50 से 55 जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर हो सकता है क्वेश्चन एक वीडियो में आए तो ठीक है, वरना अदरवाइज इसका पार्ट 2 चलेगा। ठीक है, 1 से 1.5 घंटे के हम एक लेक्चर बनाएंगे। तो आपने अगर ये लेक्चर देख लिया, इतना मैं दावे से कह सकता हूं SSC JEE में आपका AC से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे चूंकि AC सारा का सारा आपस में इंटरलिंक है। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि सारे के सारे का CTQ एक साथ बनाने का क्या तर्क है। तो धीरे धीरे क्योंकि इसके सारे कंसेप्ट जो है एक साथ लिंकअप हैं, और इतना मैं बता रहा हूँ आपको कि आपका AC में आपको जो है फील आने लगेगा। ठीक है, फील का मतलब क्या होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमसे जो है ना, हमें थ्योरी पोर्शन तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है, बट जब मैं प्रॉब्लम्स करने जाता हूं तो मुझसे प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स एक्चुअली आपसे क्यों नहीं होती हैं, आप क्या करते हैं, आपको फील नहीं आता है। ठीक है, आपको फील कैसे नहीं आता है, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको मैं गाड़ी चलाना किसी से सीखना है आपको, तो आप जो है यूट्यूब में टाइप करोगे। जाहिर सी बात है, आज हर कोई वही करता है। सबसे पहले हाउ टू लर्न कार इन ए 15 मिनट्स, 15 मिनट में कार चलाना कैसा सीखें। ठीक है, तो वहाँ पे जो है आप सीख लिए, उसने बता दिया एक होता है एक्सेलरेटर, एक होता है ब्रेक, एक होता है क्लच। उसने शुरू में बताया गाड़ी स्टार्ट कीजिए, क्या करिए, क्लच दबा के रखिए, क्लच धीरे धीरे छोड़िए, जब गाड़ी उठ जाए फिर एक्सेलरेटर दबाइए। ये आपको बताया उसने, और 15 मिनट में उसने कहा आप जो है गाड़ी चलाना सीख गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास नॉलेज है। ठीक है, नॉलेज है आपके पास, आपने पूरा नॉलेज गेन कर लिया, बट आपको क्या है, आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास गाड़ी नहीं है, ये भी हो सकता है। ठीक है, कई लोग मोबाइल पे भी गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, उसका भी ऐप आते हैं। ठीक है, तो आपको फील नहीं आएगा जब तक आप गाड़ी नहीं चलाओगे, गाड़ी में नहीं बैठोगे। 1-2 बार जो है जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे, कई सारी चीजें नहीं होंगी, तो इस तरीके से फील आना चाहिए। ठीक है, तो वो फील लाने की कोशिश जो है हम पूरी की पूरी आपकी यहाँ पे करेंगे इसमें। ठीक है, इस CTQ सीरीज में आपको AC का बिल्कुल इतना बढ़िया फील दिलाएंगे, आप कहोगे कि सर जी मजा आ गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है क्वेश्चन है, आपको जो है VRMS फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग वेव फॉर्म। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपने कोई साइन की फॉर्म में ये कोई इसने साइनोसोडियल वेव फॉर्म दी हुई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारी कोई भी वेव फॉर्म जो है, पहली चीज जो ये वेव फॉर्म कैसी है, हमारी AC वेव फॉर्म है। ठीक है, अल्टरनेटिंग है। अल्टरनेटिंग क्यों है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो क्या हो रहा है आपका टाइम के साथ जो है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर इसकी जगह पे यहाँ पे कॉस होता तब भी जो है आपकी साइनोसोडियल वेव फॉर्म थी, तब भी इसको आप साइनोसोडियल ही बोलते। ये नहीं कहते कि अब कॉस आ गया है तो कॉसोडियल या साइनोसोडियल जैसा कॉसोडियल, इस तरीके से नहीं, तब भी जो है आपका सेम ही होता। हाँ, अगर साइन की जगह पे 10 होता तब जो है आपका जो है ये फंडा एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जो हम चीज बातें कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम केवल किसके लिए, वो हम बात कर रहे हैं केवल आपकी साइनोसोडियल वेव फॉर्म के लिए। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी साइनोसोडियल वेव फॉर्म हो, किस तरीके की साइनोसोडियल वेव फॉर्म हो, उसमें उसके सारे पैरामीटर निकालने हो, तो आप क्या करेंगे, उसको जो है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है VT = VM sin ωt ±φ से। ठीक है, ये एंगल अंदर है डब्बे के अंदर, साइन के अंदर जो भी चीज है वो सब डब्बे के अंदर पैक है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे आप, इसको इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो जब आप यहां पे कंपेयर कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि आपका VM कितना है, आपका VM है 141। ठीक है, चलिए यहां से आप देख सकते हैं ωt बराबर 314, तो ओमेगा बराबर जो है आपका हो गया है 314। ठीक है, इतना आपको पता है। VM की यूनिट होती है वोल्ट। ओमेगा आपको क्या पता है, ओमेगा होती है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, इसकी होती है रेडियन पर सेकंड। ठीक है, यूनिट में लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब साथ में जो है ये पीछे कोई फाई आ गया है, ये क्या बोलेंगे इसे, ये फाई हो गया है इस समय पे
फेज एंगल, ठीक है। ये फेज एंगल भी हमने इसके बाद हमने पढ़ा था कुछ लैग लीड जैसा भी होता है, पर इसके केस में फिलहाल वो 30 डिग्री है, ठीक है। साथ में हमारे लिए ये सिंबल भी इसका महत्वपूर्ण है। अगर आपका प्लस आ रहा है तो प्लस का मतलब है ये लीड कर रहा है, माइनस आ रहा है तो माइनस का मतलब है ये लैग कर रहा है, मगर किसमें, किसी और के रेफरेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, केवल हमें इसके बारे में ही कमेंट करना है, इसको ये किसी के रिस्पेक्ट में लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, तब हम बात कर सकते थे। हाँ, अगर लैग और लीड की मुझे बात करनी है तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म लिख दूं, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में मैं बात कर सकता हूं। हम आगे बात करेंगे कि कैसे उसके बारे में मैं कमेंट कर सकता हूं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहां से अब आपको पता है आपको Vm क्या होता है। Vm होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। कोई वेवफॉर्म दी हुई है, उस वेवफॉर्म का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे सिंपल आपके समझने के लिए जो है एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म बनाता हूं, ये इस तरीके से कुछ होगी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, ठीक है। ये क्या होगा इसका Vm, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये होता है Vm, हमेशा किसी वेवफॉर्म के आगे लिखा है तो ये है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको पता है और आपको उसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो आप जो है साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में डायरेक्ट जो है आपको ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए। वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम अपॉन अंडर रूट 2। यहाँ पे वी एम की वैल्यू है आपकी 141 और ये हो गया है अंडर रूट 2, तो आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 100 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि अगला चीज पूछी है उसने आपसे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ लेता तो आपका काम यहीं पे हो गया था। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आपने निकाल ली है, मगर वो पूछ रहा है आपसे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दो है, एक है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक है आपकी जो हर्ट्ज में आती है, ठीक है। हर्ट्ज में आती है एफ बोले तो क्या हो गया आपका, एफ हो जाएगा आपका, कैसे निकालेंगे आप इसको, चलिए अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है आपका 2 पाई एफ, ठीक है। यहां से तो आप एफ की वैल्यू क्या रख सकते हैं, एफ आपका आ जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो ओमेगा अपॉन 2 पाई आपका आ गया है। ये किस में आएगा एफ, ये आपका जो आएगा वो आएगा आपका हर्ट्ज में, ठीक है। हर्ट्ज में आपने निकाल दिया है फ्रीक्वेंसी, इसकी ओमेगा की वैल्यू है यहाँ से 314 और यहाँ से 2, ये हो गया 3.14, तो ऊपर हो गया है 100 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है, फ्रीक्वेंसी हो गई है आपकी 50 हर्ट्ज, ठीक है। चलिए इसके अलावा जो है यहाँ पे उसने पूछा है टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो है आप कैसे निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई अपॉन ओमेगा और आप इसे कह सकते हो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी भी, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं 1 अपॉन 50 और ये किस में आएगा, ये आपका आ जाएगा सेकंड्स में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके सामने कोई सिंपल वेवफॉर्म दी हुई है और आपका जो है उसने चीज़ें पूछी हैं, तो आप जो है उसके पैरामीटर इस तरीके से आसानी से VRMS पूछ ले, ये पूछ ले, चलिए ठीक है। यहाँ पे तो उसने मेंशन नहीं किया, सपोज वो पूछ लेता पीक टू पीक वैल्यू, ठीक है। पीक टू पीक वैल्यू का मतलब क्या है, देखिए ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल के बाद जो है जब दूसरी साइकिल रिपीट करता है, मतलब जहाँ गया पॉजिटिव कंप्लीट करी, नेगेटिव पे आया, ठीक है। तो ये जो है ये इसका क्या हो गया है, ये जो टाइम इसने जो है एक साइकिल कंप्लीट करने में जो इसने टाइम लिया उसे क्या बोलते हैं, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। और टाइम पीरियड हो गया है, ठीक है। और एक सेकंड में उसने कितनी साइकिल कंप्लीट करी है, वो क्या हो गई है, उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहां से दोनों चीजें जो है हमें समझ में आई, ठीक है। अभी मैंने आपसे पूछा, अगर वो क्वेश्चन में पूछे पीक टू पीक मैग्नीट्यूड, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में मैग्नीट्यूड कितना है Vm, नेगेटिव हाफ साइकिल में मैग्नीट्यूड कितना होगा -Vm। तो पीक टू पीक मैग्नीट्यूड, तो इस दोनों को अगर आप जोड़ोगे ये -Vm, मतलब तो ये Vm, ये Vm, तो पीक टू पीक मैग्नीट्यूड कितना हो गया, पीक टू पीक मैग्नीट्यूड हो गया है आपका 2Vm, ठीक है। तो यहां से जो है इस तरीके का क्वेश्चन भी बन सकता है, ये आपसे पूछ सकता है क्या चीज, पीक टू
पीक मैग्नीट्यूड, ठीक है, पीक टू पीक मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया यहाँ से, वो हो गया आपका 2Vm। आप जो है वैल्यू पुट कर लीजिए और आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया विद्धि बिल्कुल एकदम बेसिक वाला, ठीक है। अब धीरे धीरे जो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम की डिफिकल्टी लेवल्स को इंक्रीज करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है मैंने बोर्ड पे दूसरा क्वेश्चन लिख दिया है हमारे C2 की सीरीज का, ठीक है। तो अगर आप जो है इसकी इक्वेशन लिख पाते हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप जो है पहले खुद ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं हो पाता है फिर आप जो है सॉल्यूशन देखिए, हम तो आपको बताएंगे ही, मगर आपको उससे विजुलाइज होगा कि आपने कहाँ पे गलती की, क्या क्या मिस्टेक्स आपने करी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए अब जो है आपने सॉल्व कर दिया होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ए सप्लाई वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज इज फीड टू ए हाउस, ठीक है। हमारे घर पे या किसी के घर पे भी जो है कोई सप्लाई वोल्टेज आ रहा है, राइट द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। चूंकि देखिए इसने मैग्नीट्यूड भी दिया है, साथ में फ्रीक्वेंसी भी दे दी है, मतलब ये जो है किसकी बात कर रहा है, ये एसी की बात कर रहा है और ये लगभग सही बात भी कर रहा है। हमारे घर में जो है यही एसी आती है, ठीक है। तो आपको इसके लिए इक्वेशन लिखनी है किसकी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू की, ठीक है। आपकी वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी, मतलब तात्कालिक, तात्क्षणिक, ठीक है। तो VT जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। चूंकि इसने हमें फेज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है तो प्लस माइनस ओमेगा मैं लिखना चाहूँ ना लिखना चाहूँ चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब आपको जो मेन चीज इसमें बताना है, ओमेगा की वैल्यू तो आप रख सकते हो, ओमेगा की जगह आप क्या रख सकते हैं, 2πf रख लीजिए। f आपको पता है, ठीक है। f इसमें दिया गया है 2 × 3.14 × 50, ठीक है। तो ये वाला तो आपका हो गया है साइन 314t, ठीक है। चलिए ये चीज तो आपने लिख दी है। Vm के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए AC में कभी भी जो आपको जो वोल्टेज बताया जाएगा, ठीक है, ये चीज आप आगे पूरा ध्यान रखिए, पूरा मशीन पढ़ेंगे, पावर सिस्टम पढ़ेंगे, जो भी चीज जो AC में आपको बताई जाती है वो वैल्यू हमेशा उसकी RMS वैल्यू होती है, ठीक है। RMS वैल्यू को VAC वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो जो भी चीजें आपको कही जाएंगी वो हमेशा जो है आपको क्या कही जाएगी, वो आपको उसकी VRMS वैल्यू के बारे में उसने जानकारी दी जाएगी, ठीक है। वो भी वैल्यू AC मतलब RMS वैल्यू, ठीक है। ये आपको VRMS वैल्यू दी हुई है। अब आपको पता है कि VRMS जो आपका होता है वो Vm/√2 होता है। चूंकि यहाँ पे आपको इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, Vm चाहिए, तो आप क्या करेंगे, VRMS वैल्यू को जो है √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो आपके सप्लाई वोल्टेज की आएगी वो हो जाएगी 230 × √2 साइन 314t, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिख दी है। अब आप कह रहे होंगे बहुत लड़के की इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब क्या है, ठीक है। अगर आप चाहें t = 0 सेकंड में, आप चाहते हैं कि मुझे 0 सेकंड पे जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब किसी इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई। t = 0 मतलब आप यहाँ पे t की वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा 0 साइन 0 हो जाएगा आपका कितना 0। तो 0 पे जो है इसकी वैल्यू, 0 पे जो है आपकी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 वोल्ट, ठीक है। अब किसी ने कहा कि सर मुझे तो जो है t = जो है 5 सेकंड पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कोई बात नहीं है, आपको क्या करना है, t की जगह 5 पुट कर दीजिए, आपकी जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाएगी, वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी एट 5 सेकंड पे। तो 5 सेकंड पे कितना हो गया, 230 × √2 साइन 314t की जगह कर दिया है आपने 5, और आप इसकी वैल्यू रख लीजिए और आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से जो है आपको
कैसे जो है अगर आपके सामने मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो उसको वेव फॉर्म की फॉर्म में किस तरीके से लिखना है, इस वाले क्वेश्चन पे जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए यहां पे जो है हमने आपके सामने एक अगला क्वेश्चन लिख दिया है। आपको बताना है व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन वोल्ट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बतानी है किसकी, इस वोल्टेज की, कब, जब वहां पे आपका जो है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे, मतलब 10 सेकेंड जब होगा, 10 सेकेंड में इसकी जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो आपको बतानी है। ठीक है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए जो वेवफॉर्म जो बनेगी वो उसने आपको दी हुई है, बट इसमें क्या किया है आपने, इस क्वेश्चन में जो उसने आपको उस टाइम पे जो है उसकी क्या इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी ये क्वेश्चन उसने पूछा है। ठीक है, तो क्या कर देना है आपको v इक्वल टू कितने पे निकालना है, 10 सेकेंड पे निकालेंगे, v इक्वल टू 10, तो ये हो गया आपका 120 साइन 110 माइनस 20, तो ये हो गया है आपका कितना 90 साइन 90 की वैल्यू 1, तो V10 जो आपका हो गया है इसकी वैल्यू आ गई है 120 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप जो है किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू की वैल्यू पूछे आपसे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है कि आपसे कह दे, इसी क्वेश्चन में ये कह दे कि आपको जो है वो टाइम बताना है। क्या क्वेश्चन कह रहा है ये आपको कह रहा है इसी क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि CTQ सीरीज है तो मैं क्वेश्चन कहीं से कहीं भी जंप कर सकता हूं, कहीं भी घुमा सकता हूं, मैं फ्री हूं, क्योंकि मुझे आपको एक के साथ 10 कंसेप्ट फ्री में बताने हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है आपको, इसने कहा आपको कि आपका जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो वोल्टेज की जो आई है वो आई है आपकी 60 वोल्ट। ठीक है, तो 60 वोल्ट वैल्यू आई है, तो ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको जो है उस समय पे क्या टाइम पीरियड होगा, ठीक है, तो आपको उस समय पे बताना है कि उस समय पे जो है आपका किस टाइम पे जो है इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी आएगी, 60 वोल्ट आएगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इस समय पे इसने आपको Vt की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, आपको क्या निकालना है, आपको t निकालना है, तो ये हो गया आपका 120। ठीक है, और यहाँ पे साथ में आपकी चीजें चली रही हैं, साइन 11t माइनस 20। ठीक है, तो यहां से जो है अब आप देखिए ये हो गया है कितना आपका 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया यहां से साइन 11t माइनस 20। ठीक है, चलिए तो अब आप यहां से जरा बताइए आपको क्या करना है, किसकी साइन थीटा इज इक्वल टू, या फाई कह लीजिए, थीटा ज्यादा सही है। ठीक है, साइन थीटा बराबर कितना कहा इसने कहा जो है साइन थीटा बराबर जो है आपका 1/2। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, तो यहां से जो है आपका थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, अब आप जो है आसानी से यहां से उस t की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितने सेकंड पे जो है इसकी वैल्यू 60 वोल्ट आई, तो आप यहां से देखिए ये आपका क्या हो गया 11t माइनस 20 इज इक्वल टू ये हो गया 30, तो 11t इज इक्वल टू ये हो गया आपका 50, तो वो टाइम क्या होगा, वो हो जाएगा 50/11 सेकंड जब होगा, तो उस समय पे इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी होगी, इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है 60 वोल्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसी क्वेश्चन से जो है मैंने आपको जो है किसी टाइम पीरियड पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना है वो बता दिया है, और पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस वैल्यू की वैल्यू दी हुई है और आपको वो टाइम निकालना है, तो वो भी जो है मैंने आपको यहां पे अच्छे तरीके से कवर करवा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है और आपने पूछा है इसमें कि आपको जो है इस सिग्नल की क्या करनी है, इस सिग्नल की आपको VRMS वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें इस तरीके के क्वेश्चन को, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट कैसे करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका बता देते हैं। ठीक है, पर उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आप इस केस में देखें तो ये आपका कैसा है, ये आपका DC क्वांटिटी है और ये आपकी क्या है, ये आपके साथ में AC क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर कोई DC वैल्यू है तो उसकी जो है RMS वैल्यू भी क्या होगी। अगर मैंने आपसे कहा कि कोई चीज दी हुई है 3, तो 3 की RMS वैल्यू क्या होगी, 3 की RMS वैल्यू भी
3 ही होगी, ठीक है। और अगर आप बात करें इस AC के लिए, पर्टिकुलर इस केस के लिए, तो इसकी RMS वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/√2 होगी, Vm/√2, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या जो फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास जो है कोई चीजें दी हुई हैं, Vt दिया हुआ है कोई A0 प्लस A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस A3 साइन 3 ओमेगा टी। मैं यहीं तक ले रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा कुछ भी लेने की है। और आपसे उसने पूछा है कि आपको इस सिग्नल की जो है VRMS वैल्यू बतानी है, तो आप क्या करेंगे, आज की VRMS वैल्यू जो हो जाएगी, पहले वाले की VRMS वैल्यू कितनी है, A0D है, तो A0 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले की कितनी है, A1/√2 है, तो उसका स्क्वायर प्लस तीसरे वाले की कितनी है, इसकी A2/√2 का स्क्वायर प्लस चौथे वाले की कितनी है, A3/√2 है का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई सिग्नल दिया हुआ है और आपसे उसने उसकी RMS वैल्यू पूछी है, तो आप जो है डायरेक्ट जो है इस फॉर्मूले का हेल्प करके आसानी से निकाल सकते हो। या ये भी समझ में ना आए तो इसकी RMS वैल्यू प्लस इसकी RMS वैल्यू प्लस उसकी RMS वैल्यू का स्क्वायर और उसका कर दीजिए √, ठीक है। तो पर्टिकुलर जैसे इस केस की अगर हम बात करें, इस केस में जो है उसने हमसे क्या पूछा है, इसकी RMS वैल्यू पूछी है, तो इस केस में इसकी RMS वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी RMS वैल्यू हो जाएगी √3 का स्क्वायर हो गया है आपका 9 प्लस ये हो गया 4/√2 का स्क्वायर, ठीक है। 4/√2 का स्क्वायर आप इसको कर दीजिए, कितना हो गया 16/2, बोले तो कितना हो गया 8, ठीक है। तो ये हो गया है आपका कितना 17 वोल्ट, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई इस तरीके का क्वेश्चन आए, कोई वेव फॉर्म आपके पास इस तरीके से दी हुई रहे और आपसे उसने उसकी RMS वैल्यू निकालने का पूछा है, तो आप जो है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे जो है आपके सामने एक और प्रॉब्लम दी हुई है, ठीक है। E1 और E2 उसने दो वेव फॉर्म दी हुई हैं और दोनों आपकी कैसी वेव फॉर्म है, दोनों आपकी साइनोसोडल वेव फॉर्म है। और ये कह रहा है आपको जो है E1 और E2 के बीच जो है आपको फेज एंगल बताना है, ठीक है। चलिए इससे थोड़ा सा इसका हल्का सा कंसेप्ट अगर समझें, अगर आपके पास कोई दो वेव फॉर्म दी हुई है, पहली दी हुई है आपके पास V1, ठीक है, ये दे दी है इसने Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। और अगली इसने V2 आपके सामने दे दी है Va साइन ओमेगा टी +-5, ठीक है। मैंने दोनों केस ही एक साथ ले लिए हैं, ठीक है। तो अगर प्लस होगा, तो अगर ये दोनों वेव फॉर्म है, ये प्लस यहाँ पे है, तो प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है लीड और माइनस का मतलब है लैग, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में मुझे आ रहा है, अगर ये प्लस साइन यहाँ पे रहता, केवल ये रहता, तो मैं कहता V2 जो है V1 से लीड कर रहा है कितना डिग्री, 5 डिग्री, ठीक है। कब, जब ये केवल प्लस साइन रहता, क्या कहता, V2 इज लीडिंग, किससे लीड कर रहा है, V1 से, बाय कितना, बाय 5 डिग्री, ठीक है। अगर ये साइन माइनस रहता तो मैं कह देता V2 इज लैग बाय V1 कितना, बाय 5 डिग्री, ठीक है। ये चीज तो जो है मैं इसके बारे में कमेंट कर सकता था यहाँ पे, मगर यहाँ पे जो क्या दिया हुआ है मेरे पास, यहाँ पे जो दोनों चीजें जो मेरे पास दी हुई हैं, ये कैसे दी हुई हैं, यहाँ पे ओमेगा के साथ कुछ ना कुछ एडिशन में दी हुई हैं या सब्ट्रैक्शन में दी हुई हैं। तो फिर आपको क्या करना होगा, ठीक है। देखिए कुछ भी चीज के लिए आपको जो है क्या करना है, एक रेफरेंस लेना जरूरी है, ठीक है। रेफरेंस आपने लिया, मैंने रेफरेंस कौन सा लूंगा, रेफरेंस में ऐसा लूंगा कि जो दोनों में ही मेरा काम बन जाए। मैंने जो है यहाँ पे रेफरेंस ले लिया है आपका क्या, साइन ओमेगा टी, ठीक है। चलिए अब मुझको ओमेगा टी में अगर बात करूं E1 की, ठीक है, मैं यहाँ पे क्योंकि इसने फेज एंगल पूछा है, तो आपको मैग्नीट्यूड से या मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है फिलहाल, क्योंकि मुझे फेज एंगल बताना है। क्यों मैं मैग्नीट्यूड के चक्कर में पड़ के जो है अपनी कैलकुलेशन को और खराब करूं, अपना दिमाग और खराब करूं, ठीक है। यहां से देखिए, तो आपको क्या कहा इसने, E1 में कितना है, ओमेगा टी के साथ
π/4। ठीक है, तो π/4 कितना हो गया है आपका, फटाफट से बताइए। 180 डिवाइड बाई 4 बोले तो 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री जो है आपको और ऐड करना है। ठीक है, तो एंगल हमेशा ऐड कब होता है, जब आप जो है कैसे जाते हैं, जब आप जो है एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो आपका क्या होता है, तब आप जो है एंगल को पॉजिटिव लेते हैं, और जब आप जो है क्या करते हैं क्लॉकवाइज जाते हैं तब आप जो है एंगल को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज गए पॉजिटिव और क्लॉकवाइज गए नेगेटिव। ठीक है, तो इसके साथ आपने π/4 को और ऐड करना है, वो कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, ये कितना डिग्री है, ये है आपका 45 डिग्री। ठीक है, चलिए यहाँ पाई की टर्म्स में दिया हुआ है तो आप इसको पाई की टर्म्स में लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ये पाई की टर्म्स में आपने लिखा और ये हो गया है आपका E1। ठीक है, अब E2 कितना है, E2 इस साइन ओमेगा टी से माइनस हो रहा है, घटा रहा है कितना, π/6। π/6 बोले तो 30 डिग्री। ठीक है, यहां से घटा रहा है, इससे घट रहा है, एंगल नेगेटिव करना है आपको, तो आप कहां जाएंगे, आप जाएंगे क्लॉकवाइज, वो यहां कहीं पे आएगा। ये आपका हो गया है E2 और ये वाला एंगल जो है कितना हो गया है आपका, ये वाला एंगल हो गया है आपका π/6। ठीक है, अब उसने E1 और E2 के बीच का एंगल पूछा है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया, A1 A2। ठीक है, ये क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था E1 E2। ठीक है, सर जी से भी गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, भावनाओं को समझो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है E1 और E2 के बीच का एंगल आप बता सकते हैं, ये दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है, E1 एंड E2 के बीच का जो फेज एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका π/4 प्लस π/6। ठीक है, तो आप इसको अगर ऐसे जोड़ेंगे यहाँ पे तो आप इसका आसानी से वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ से जो है 3π प्लस 2π/12, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 5π/12। ठीक है, ये जो हो गया आपका E1 और E2 के बीच का एंगल। ठीक है, चलिए ये तो सही है। मैं यहाँ पे जो चीज़ अब आपको समझा रहा हूँ उसको थोड़ा समझिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ क्वेश्चन में ये आपको ये भी पूछ सकता था कि आपको जो है कमेंट करना है, किसके बारे में कमेंट करना है, कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। ठीक है, चूंकि आपको लैग और लीड देखने के लिए हमेशा आपको जो है, अगर आप गए एंटी क्लॉकवाइज, मैं एंटी क्लॉकवाइज गया, एंटी क्लॉकवाइज आप गए तो आपने देखा आगे कौन है, आगे E1 है, उसके पीछे पीछे जो है E2 दौड़ा चला आ रहा है। ठीक है, E1 के पीछे पीछे E2 दौड़ा चला आ रहा है, मतलब आपका E1 लीड कर रहा है किससे, E2 से। ठीक है, यहां से इसी डायरेक्ट वेव फॉर्म में ही आपसे वो फेज एंगल पूछ सकता था दोनों के बीच, इसके अलावा वो पूछ सकता था कि दोनों में कौन सा लैग लीड कर रहा है, तो आप कह सकते हो E1 इज लीडिंग। ठीक है, E1 इज लीडिंग फ्रॉम E2 बाय कितना डिग्री, बाय π/12 डिग्री, 5π/12 डिग्री से E1 लीड कर रहा है E2 से। ठीक है, अब देखिए राम प्रसाद श्याम प्रसाद लड़ रहे हैं, राम प्रसाद जी हार गए बोले तो श्याम प्रसाद जी जीत रहे हैं। इसका उल्टा भी आप लिख सकते हैं, E1 लीड कर रहा है मतलब E2 लैग कर रहा है। इसी बात को आप लिख सकते थे E2 इज लैगिंग। E2 क्या कर रहा है आपका, E2 लैग कर रहा है किससे, फ्रॉम E1। E2 E1 से लैग कर रहा है कितना डिग्री, 5π/12 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चनर किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपको तब समझ में आएगा जब जो है आपने उसके एकदम सारे के सारे फंडे आपको क्रिस्टल क्लियर होंगे, तब जो है आपको इस तरीके से आप जो है उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उससे मिलता जुलता जो है दूसरा क्वेश्चन यहां पे है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड दी एंगल बिटवीन, फेज एंगल बताना है आपको वोल्टेज और करंट के बीच। ठीक है, तो देखिए कई सारे बच्चे जो है डायरेक्ट इसका आंसर जो है आंख बंद करके लिख देंगे कितना, 50 डिग्री।
ठीक है। तो अगर आपने आंख बंद करके इसका आंसर 50 डिग्री लिख दिया है, दैट्स मीन आपके कंसेप्ट में अभी थोड़ा सा गड़बड़ी है, ठीक है। तो गड़बड़ी है, घबराना नहीं है, उसको अभी फटाफट से हम सही कर देंगे, ठीक है। देखिए, अगर आपको दो वेवफॉर्म दी हुई है, उसके फेजर के बारे में आपको कमेंट करना है, उसके फेजर के बारे में, दोनों के फेजर के बारे में कमेंट करना है, कौन सा लैग लीड कर रहा है, तो आपकी सबसे पहली कंडीशन जो होनी चाहिए, उसकी जो क्या होनी चाहिए, ओमेगा जो है सेम होनी चाहिए। अगर आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है तभी आप जो है दोनों के लैग लीड या फेज एंगल के बारे में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आप कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में पहले केस में ओमेगा की वैल्यू है 314, दूसरे केस में ओमेगा की वैल्यू है 720, ये दोनों इक्वल है ही नहीं। तो आप जो है इस क्वेश्चन में कोई सा भी मेथड लगा लीजिए, सीआरओ ले आइए, कुछ भी ले आइए, आप जो है इन दोनों के बीच का जो है फेज एंगल कांट बी डिटरमाइन, आप निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि फेज एंगल निकालने के लिए सबसे पहली और मस्ट कंडीशन है कि उन दोनों सिग्नलों की जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए मैंने कहा, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू आपका ओमेगा अपॉन 2 पाई हो गया है, ठीक है। तो यहां से दूसरी चीज क्या हो गई, उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। टी इज इक्वल टू कितना हो गया, टी इज इक्वल टू हो गया आपका कितना, 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो आपका टाइम पीरियड। तो इस बात को क्या आप यहां से लिख सकते हैं, इस बात को आप लिख सकते हैं, यदि दो सिग्नल हैं, उन दो सिग्नल के बीच का आपको फेज एंगल निकालना है, तो आपका ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, या ये सेम होगी तो आपका फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ये सेम होगी तो आपका टाइम पीरियड सेम होगा। मतलब आपका ये कंडीशन अप्लीकेबल होनी चाहिए, ये क्रॉस गलत मार दिया यहां पे, ये कंडीशन अप्लीकेबल होनी चाहिए, तभी आप जो है किन्हीं दो सिग्नल के बीच का आप जो है फेजर एंगल या फेज एंगल निकाल सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, यहां पे जो है हमने वेव फॉर्म से रिलेटेड जो है हमने यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन देखा, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ही जो है आप मैं जो बहुत सारी चीज़ें निकालूंगा, आपको मैं आपके कंसेप्ट बिल्डअप करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे द वोल्टेज अप्लाइड टू ए सर्किट इज, ये है वोल्टेज ये दिया हुआ है, वो सर्किट जो है ये करंट ड्रॉ करता है, ठीक है। मतलब मोटा मोटा जो है आपको हल्का सा इस सर्किट को देख के आपको लगा यहाँ पे कुछ अप्लाइड वोल्टेज होगा टी की फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसका कुछ क्या होगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किस सर्किट की, हम अल्टरनेटिंग सर्किट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्या आता है, इम्पीडेंस आता है, ना कि रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। और इस सर्किट में जो है आपकी ये करंट और ये जेड, ये कुछ ऐसा सर्किट है, ठीक है। तो ये पहली चीज आपसे पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन में आपको V और I के बीच एंगल बताना है, ठीक है। देखिए, इसमें ही केवल दो वेव फॉर्म में ही कितने सारे क्वेश्चन ये बता सकता है, ठीक है, पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन क्या आ गया, पहला क्वेश्चन आ गया इसमें फेज एंगल बिटवीन V एंड I, V और I के बीच आपको फेज एंगल बताना है, ठीक है। दूसरा, इस सर्किट में आपको Z बताना है, इस सर्किट का Z क्या होगा। तीसरा, ये आपको पूछ देगा इस सर्किट में आपका पावर फैक्टर क्या होगा। और साथ में जो है आपको ये पूछ सकता है इसी क्वेश्चन में P, Q, ठीक है, आपका एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर या आपकी अपरेंट पावर, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन में दो वेव फॉर्म में आपके इतने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट कब, जब आपको आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को जो है जिस जिस अप्रोच से हो सकता है, जैसे जैसे हो सकता है, वो सारी की सारी अप्रोच से जो है मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको जो है V और I के बीच क्या करना है, आपको V और I के बीच का जो है आपको फेज एंगल बताना है, ठीक है। चलिए, अब आप जो है इस क्वेश्चन में अगर आपको V और I के बीच का फेज एंगल बताना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप जो है इस वेव फॉर्म को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, या इसको कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। आपका डायरेक्ट फेज एंगल निकल जाएगा। एक तरीका वो हो गया, वो तरीका होगा बहुत लेंथी, ठीक है। बट अगर आप इतना जानते हैं, देखिए फेजर अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान रख ही लीजिए,
ये अगर साइन थीटा है तो आपका साइन थीटा से 90 डिग्री लीड करता है आपका कॉस थीटा। ठीक है, इस पॉइंट को जो है आप स्टार बना के अपनी कॉपी में कहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ जो है आपको आगे बहुत जगह दिखेगी, तो आपके लिए डायरेक्ट ये फंडा बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने यहाँ से मिटा दिया है फिलहाल। ठीक है, चूंकि अब आपको क्या करना है, देखिए फेजर निकालने के लिए हमेशा पहले कुछ चीज़ रेफरेंस लेनी पड़ती है। ठीक है, तो मैंने रेफरेंस ले लिया है आपका किसको, साइन 100 पाई टी को। ठीक है, साइन 100 पाई टी से अगर मैं 90 डिग्री जोड़ूंगा तो आपका कॉस आ जाएगा, तो मतलब v आपका यहाँ पे है। ठीक है, चलिए, और आई आपका कहाँ पे है, आपको इस ओमेगा टी में कितना ऐड करना है, आपको इस ओमेगा टी में आपको जो है पाई बाई 4 ऐड करना है। और आपको कैसे मूव करना है, आपको जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मूव करना है। ठीक है, चूंकि ये पूरा एंगल 90 है, ये पाई बाई 4 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, पाई बाई 4 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उसने पूछा था, आपको V और I के बीच जो फेज एंगल बताना है, V एंड I फेज एंगल कितना हो गया है आपका, V और I के बीच जो है आपका फेज एंगल 45 डिग्री हो गया है। और आप जो है इसे इस तरीके से सीखना चाहें तो आप इसे पाई बाई 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब जो है दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपको ये जो सर्किट यहाँ पे मैंने बनाया था, ये कुछ V दिखाया था, ये करंट I ड्रॉ कर रहा था, और ये Z जो मैंने बनाया था, इस Z के बारे में आपको कुछ कमेंट करना है कि ये Z क्या होगा। ठीक है, क्या कमेंट करना है, क्या ये Z जो है R प्लस जे एक्सएल वाला होगा, ये R माइनस जे एक्सी वाला होगा, मतलब इस Z में ये RL सर्किट है या RC सर्किट है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैंने कहा है आपको ये बताना है कि ये Z जो है RL सर्किट है या RC सर्किट है। ठीक है, चलिए, ये आपको कैसे कमेंट करना है, आप यहाँ पे देखिए, वोल्टेज और करंट को देखने के बाद आप कह सकते हैं आपका वोल्टेज लीड कर रहा है, कह सकते हैं करंट लैग कर रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना, करंट लैग। ठीक है, करंट लैगिंग बाई कितना डिग्री, बाई पाई बाई 4 डिग्री, या कह सकते हैं 45 डिग्री। ठीक है, आपकी करंट लैग किस में करती है, आपकी करंट लैग करती है L में। ठीक है, अगर Z की जगह प्योर L होता तो ये कितना डिग्री लैग करती, आइडियल इंडक्टर में आपका IL है, ये आपका VL है, ये 90 डिग्री होता है। आइडियल इंडक्टर में आपकी करंट 90 डिग्री लैग करती है, मगर यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर जो है आपकी करंट केवल 45 डिग्री कर रही है। क्यों, रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि रेजिस्टेंस का भी कुछ इंपैक्ट आया। अगर रेजिस्टेंस होता तो करंट आपकी सेम फेज में होती, 0 कुछ भी लैग ना करती ना लीड करती, सेम फेज में होती। तो यहाँ पे इस इंडक्टर की वजह से, रेजिस्टेंस के साथ जो ये इंडक्टर आ गया, इसकी वजह से जो है आपकी करंट 45 डिग्री लैग कर रही है। मतलब ये जो Z जो आपका है, ये आपका क्या है, ये आपका RL सर्किट है। ठीक है, इस सर्किट में जो है रेजिस्टेंस और इंडक्टर है। ठीक है, ये चीज आपने यहां से कमेंट कर दी। ठीक है, इसके अलावा जो है इसी क्वेश्चन में ये पूछ सकता है पावर फैक्टर कितना होता है। ठीक है, तो आपका पावर फैक्टर होता है एंगल ऑफ कोसाइन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल का कोसाइन आपका क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। अभी हमने देखा वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल आ गया है पाई बाई 4, तो आपका जो हो गया है कितना, cos 45। ठीक है, तो यहां से जो है cos 45 की वैल्यू आप निकाल देंगे। ये जो है सर्किट में जो आपका क्या आ गया है, ये आपका जो है सर्किट में इसका पावर फैक्टर आ गया है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया है इस तरीके से। ठीक है, अब आपको जो है उसने कहा इस सर्किट में ही आपको जो है उस सर्किट की पावर निकाल के बतानी है। ठीक है, तो उस सर्किट की पावर निकाल के बताने के लिए आपको जो है पहला तरीका, ठीक है, मैं दोनों मेथड से इसको आपको बताऊंगा। पहला तरीका आपका जो है, आपको पता है किसी भी सर्किट में जो है आपका एपरेंट पावर इज इक्वल टू एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लस साइन क्यों दिया,
आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। मैं यहाँ नेगेटिव भी दे सकता था, चूंकि आपको पता चला मेरा क्या है, RL सर्किट है, ठीक है। इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर सर्किट में रिएक्टिव पावर कंज्यूम करता है, ठीक है। कंज्यूम जो भी पावर होती है वो हमेशा जो है क्या होती है, पॉजिटिव साइन की होती है, ठीक है। यहां से अगर ये RC होता तो मैं P - jQ लिखता, ठीक है। ये आपको विजुलाइज होगा धीरे धीरे, ठीक है। मगर मैंने यहां पे आपको बता दिया, क्यों, चूंकि आपका क्या करता है, इंडक्टर जो है आपका क्या करता है, पावर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर, ठीक है। और आपको पता है आपका साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर कोई भी चीज जो है एब्जॉर्ब होती है तो आप उसे पॉजिटिव साइन का लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां से जो है अगर आपको P की वैल्यू पूछे, आपकी एक्टिव पावर क्या होगी, P को आपको पता है क्या हो जाएगा, V × I × cos ऑफ फाई, ठीक है। अब V कौन सा आपको यहां पे लेना है, V वाला जो आपको लेना है वो लेना है RMS, I वाला जो लेना है आपको वो लेना है RMS और साथ में cos फाई, ठीक है। तो आपने यहां से एक्टिव पावर इसकी निकल गई, इसकी एक्टिव पावर हो गई है 100 × 10 × cos 45, ठीक है। ये आपकी निकल गई है एक्टिव पावर, ठीक है। अगर आपको पूछे इसी क्वेश्चन में वो रिएक्टिव पावर, तो आप रिएक्टिव पावर निकालने के लिए क्या कर दोगे, रिएक्टिव पावर आपका हो जाएगा VRMS × IRMS × sin फाई, ठीक है। sin फाई 45 ही है, वैल्यू रख दीजिए, ये कितनी हो गई है 100 × 10 × sin 45, ठीक है। ये आपसे पूछ ले अपरेंट पावर, अपरेंट पावर आपकी डायरेक्ट हो जाती है VRMS × IRMS, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ये भी हो सकता था, ये आपसे जो है Z की वैल्यू पूछ लेता, ठीक है। Z की वैल्यू भी पूछ सकता था आपसे। अब आप जो है आपके लिए क्वेश्चन है कि आप Z की वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है। चलिए, उसको भी निकालते हैं अभी यहां से, ठीक है। ये हमने पहले तरीके से वेव फॉर्म की हेल्प से जो है डायरेक्ट जो है हमने इसे कर दिया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करेंगे विद दी हेल्प ऑफ किससे, कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा समझिए। आपको रेफरेंस लेना है, किसको आपने रेफरेंस लिया, आपने रेफरेंस लिया है sin 100πt को, ठीक है। रेफरेंस आपने ले लिया है, आपने रेफरेंस क्या लिया है, आपने लिया है रेफरेंस sin 100πt, ठीक है। तो अगर आप जो है वोल्टेज को फेजर की फॉर्म में लिखोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखोगे आप, तो ये आपका जो हो जाएगा, इसकी जो है कौन सी फॉर्म, पोलर फॉर्म में हो जाएगा VRMS एट एन एंगल φ1, ठीक है। इसके रेफरेंस में φ1 एंगल बना रहा है, ठीक है। sin 100πt के रेफरेंस में cos 100πt 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो आपने इसकी वैल्यू रख दी है 100 एट एन एंगल 90, ठीक है। ये आपका हो गया है V, ठीक है। चलिए, अब आपकी अगर हम बात करें I की, तो आपका I जो हो जाएगा वो आपने रेफरेंस इसको माना है, इससे ये π/4 का एंगल बना रहा है, बोले तो कितने डिग्री का, π/4 बोले तो आपका हो गया है, या आप पहले इसको लिख लीजिए, ये हो गया है I के लिए IRMS एट एन एंगल φ2, RMS वैल्यू हो गई है 100 एट एन एंगल 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपने V और I की वैल्यू आपने निकाल दी है, तो आप Z क्या हो जाता है, Z हो जाता है आपका V/I, आप यहाँ फेजर में ही आप इसे कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 100 एट एन एंगल 90 और ये हो गया 10 एट एन एंगल 45। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया है आपका 10 एट एन एंगल 45, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका Z में, ठीक है, Z के आपके दो पार्ट होते हैं, इतना तो आपको पता है। Z आपका क्या होता है, R + jXL होगा इस केस में। XL क्यों होगा, क्योंकि हमने वो पहले बता दिया है, क्योंकि आपका करंट लैग कर रहा है बोले तो इंडक्टर साथ में है, ठीक है। उस Z की जो वैल्यू हो गई, ये आपका किस फॉर्म में Z आ गया है, आपका इंपेडेंस आ गया है आपका पोलर फॉर्म में, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसको आप इसको जो है सिंपल अपना जो है किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 10 cos 45 + j 10 sin 45, ठीक है। तो यहाँ से जो है इसकी फटाफट वैल्यू अगर आप रख देंगे, तो ये आपका हो गया है 10/√2 + 10/√2j। मतलब उस सर्किट में जो आपने Z बनाया था उसमें जो है इस वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 10/√2 आ गई। और उसी सर्किट में जो है जो इंडक्टेंस होगा, ठीक है, एक्सेल जो होगा, रिएक्टेंस जो आएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू भी जो है
10/√2 ओम आ जाएगी। या उस सर्किट में अगर आपसे पूछे उस सर्किट का डायरेक्ट इंपीडेंस कितना होगा, तो उस सर्किट का डायरेक्ट इंपीडेंस ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक वेव फॉर्म से जो है आपने किस तरीके से कितनी सारी चीजें आपने कर दी हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो है आपको अगर आप यहां से भी डायरेक्ट पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको VI के फेजर पता है, ठीक है, ये आपको पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप भी यहां से जो है डायरेक्ट आपको पता है कि आपकी कौन सी, आपकी एपरेंट पावर, ठीक है, S = हो जाती है V × I कंजुगेट। ठीक है, क्या करना है, I का कंजुगेट करना है। कंजुगेट बोले तो एंगल को -θ, थीटा रिप्लेस बाई -θ। ठीक है, तो यहां से जो है आपका S जो आ गया वो आ गया, ये V की वैल्यू हो गई है 90 × I की वैल्यू 10, एंगल कर देना है माइनस। ठीक है, कंजुगेट कर दिया है, कंजुगेट बोले तो माइनस। ठीक है, तो आपका यहाँ से एपरेंट पावर जो हो गया है 1000, ये हो गया है एंगल 45। ठीक है, यहाँ से आपकी एपरेंट पावर निकल गई किस फॉर्म में, ये आपकी जो निकल गई है ये आपकी आ गई है आपकी किस फॉर्म में, आपके पोलर फॉर्म में। इसको भी आप रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर दीजिए, S = आपका P + jq आ जाएगा। आप देखिए प्लस साइन यहाँ ऑटोमेटिकली आ गया, वहां मैंने खुद जानबूझ के प्लस रखा था क्योंकि मुझे इंडक्टर का पता था। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा इस साइन कन्वेंशन ने इसने मुझे खुद ही बता दिया कि इसका जो साइन आने वाला है वो प्लस ही आने वाला है। यहाँ पे P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे P की वैल्यू हो जाएगी 1000 cos 45 प्लस, ठीक है, यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 sin 45। ठीक है, तो आप देखिए एक क्वेश्चन से ही आपने एक्टिव पावर निकाल दी, रिएक्टिव पावर निकाल दी, एपरेंट पावर निकाल दी, फेज एंगल निकाल दिया, कंपोनेंट्स की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो एग्जामिनर ये दो वैल्यू दे के आपको जिस एग्जाम में आपका क्वेश्चन का एग्जाम का लेवल क्या है वो आपसे पता नहीं क्या क्या चीजें पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये CTQ था, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन था, तो मैं कहीं से कहीं भी जंप कर सकता था, मुझे इतनी स्वतंत्रता थी आप लोगों को समझाने के लिए। तो आप देखिए एक क्वेश्चन से आपके कितने सारे क्वेश्चन खुद जुड़ते चले गए और आपने उस सर्किट में ही पता नहीं क्या क्या चीजें निकाल दी। ठीक है, तो इस तरीके से कंसेप्ट बिल्डअप हमको क्या करने हैं, आपके कंसेप्ट बिल्डअप करने हैं हमको। अब जो है मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा हल्के हल्के कंसेप्ट बिल्डअप करके आपको AC में हल्का हल्का सा फील आना शुरू होगा। ठीक है, तो चिंता ना करो, इस CTQ सीरीज में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे तरीके से नोट्स आपको बनाने हैं। ठीक है, CTQ सीरीज का मैं आपको सजेस्ट करूंगा बिल्कुल अलग कॉपी बनाइए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट को लिखिए, जो एज ए टीचर मैं बोर्ड पे लिखता हूं बोलता हूं उस पॉइंट को भी आप जो है कोने पे लिख लीजिए, क्योंकि आपसे आज तो ये चीज हो जाएगी, अगले 10 दिन में भी हो जाएगी, मगर जहां आप जो है 15 दिन जो है कहीं चाचा जी की शादी में या कहीं शादी वादी में गए या कहीं व्यस्त हो गए, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है या पर्सनल मजे के लिए या घूमने के लिए। ठीक है, वो घूमना भी खैर जरूरी है, मगर आप चले गए उसके बाद आपने देखा तो फिर आपको चीजें रिमाइंड नहीं होंगी, आप दोबारा लेक्चर नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे, अगर आपके पास एक बार कंटेंट बन गया, एक बार नोट्स बन गए, तो जो चीज मैं जो आपको 2 घंटे में रिकॉल करा रहा हूं, अच्छे नोट्स से जो है उस चीज को जो है आप जो है केवल 2 घंटे की मेहनत को जो है आप केवल 5 मिनट में रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से नोट्स बनाइए, एक एक क्वेश्चन नेटवर्क देखिए, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतना नेटवर्क आपको समझ में आएगा। तो कीप मोर एंड मोर प्रैक्टिस। चलिए यहाँ पे जो है वेव फॉर्म से रिलेटेड ही जो है द वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस द सर्किट ऐसा कुछ दिया हुआ है और आपको जो है इसकी एवरेज पावर पूछा है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो मैं एवरेज पावर के बारे में बता दूं। ठीक है, देखिए कई बार तो जो है आपको कंफ्यूज अगर हो तो देखो यूनिट से ही समझ जाना। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दी हुई है एवरेज पावर की यूनिट दी हुई है वाट, मतलब आपको कौन सी पावर की बात कर रहा है, ये एक्टिव पावर की बात कर रहा है। ठीक है, अगर वैसे भी नहीं समझ में आता है, अगर AC है, AC में एवरेज पावर बोले तो एक्टिव पावर। ठीक है, एक्टिव पावर की बात कर रहा है, एवरेज पावर कह सकते हैं इसे आप, साथ में क्या कह सकते हैं इसे आप जो है एवरेज पावर हो गया, एक्टिव पावर हो गया, ट्रू पावर। ठीक है, तो ये सब इसके नाम हैं। ठीक है, कई बार जो है क्वेश्चन में स्ट्राइक हो जाएगा डायरेक्ट यूनिट से, चूंकि वाट में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये सर्किट आपको दिया हुआ है और आपको जो है क्या निकालनी है इस केस में जो है आपको इस सर्किट की एवरेज पावर निकालनी है। ठीक है, तो जनरली आप सबके किसी के भी दिमाग में ये आएगा, वो क्या कर देगा, वो इसकी जो है P एवरेज जो हो जाएगा वो क्या कर देगा, वो सोचेगा VRMS
इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ठीक है। इस तरीके से जो आप इसकी जो है एवरेज पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। चूंकि आपकी ये C2 की सीरीज है, मैं चाहूंगा आप एवरेज पावर के साथ आप जो है इसकी रिएक्टिव पावर भी निकालें, ठीक है। मैं दोनों ही चीजें यहां पे आपको करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि C2 की सीरीज है, कहीं से कहीं भी जंप कर सकता हूं, मेरे को आपके कंसेप्ट बिल्डअप करने हैं, ठीक है। देखिए अब जो है कहीं आप लोग सोचेंगे ये फॉर्मूला लिख दिया है, यहाँ से इसकी आपने आरएमएस वैल्यू निकाली, इसकी आरएमएस वैल्यू निकाली, आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है, आपने कर दिया, ठीक है। तो अगर आप इस अप्रोच से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं तो ये अप्रोच आपकी जो है पूरी तरह से गलत है, ठीक है। होगा क्या इसमें, इसमें अगर आप वोल्टेज में देखें तो वोल्टेज में केवल जो है हार्मोनिक नहीं है, केवल क्या है, ओमेगा फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। और अगर आप करंट में देखें तो ओमेगा, 3 ओमेगा, 5 ओमेगा, ठीक है। बोले तो थर्ड हार्मोनिक और फिफ्थ हार्मोनिक भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब कभी भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आए और आपको उसने क्या पूछे, वो आपसे जो है एवरेज पावर पूछे, एक्टिव पावर पूछे, तो आपकी हर हार्मोनिक की पावर अलग अलग निकलती है, ठीक है। मैं जनरलाइज केस में यहां पे लिख लेता हूं, सपोज अगर आपके पास है VT, अगर आपके पास है A1 A2 साइन ओमेगा टी प्लस A3 साइन 3 ओमेगा टी प्लस A5 साइन 5 ओमेगा टी, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा कोई वोल्टेज है और ऐसा कोई करंट है IT, वो है आपके पास जो है, इसको लिख लेता हूं मैं B1 प्लस B2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2, ठीक है। थोड़ा इस प्लस साइन को भी समझना, इसको थोड़ा बाद में समझेंगे, ठीक है। A3 साइन 3 ओमेगा टी प्लस फाई 3, ठीक है। और प्लस जो है मैंने A5 वाला भी लिख दिया है इसमें, A5 साइन 5 ओमेगा टी प्लस, चलो ठीक है, प्लस नहीं, यहां पे जो है मैं आपको जो है इसको माइनस दे दे रहा हूं, ठीक है, -5, ठीक है। चलिए यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा है, मिटा देते हैं, कहीं पता चले आप लोग कंफ्यूज हुए, बोले सर ने क्या लिख दिया, छोटा मोटा सा लिख दिया, ठीक है। A5 साइन 5 ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है। ये देखिए आपके पास जो है क्या किया है, ये जो है वोल्टेज और करंट के बारे में उसने कोई अगर आपके पास दी हुई है, आपने उसने आपसे क्या पूछा है, उसने आपसे एवरेज पावर पूछा है, ठीक है। देखिए एवरेज पावर निकालना, एक्टिव पावर निकालना बहुत आसान है। वो कैसे हो जाएगा इस केस में, इस केस में जो आपकी पी एवरेज या पी एक्टिव, ठीक है, वो आएगी किसमें, वो आपकी वॉट में आएगी, ठीक है। देखिए ये जो है कौन सी टर्म है इसमें, ये DC टर्म है, ये फर्स्ट हार्मोनिक, ये वाली थर्ड हार्मोनिक, ये वाली फिफ्थ हार्मोनिक, ठीक है, ये दिख गया। तो हर हार्मोनिक का हर हार्मोनिक से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। देखिए A1 का होगा B1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। चूंकि ये DC है, DC के केस में वही उसकी RMS वैल्यू होती है, तो इसकी जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी A1 B1 प्लस, ठीक है। अब आ जाते हैं पहले हार्मोनिक में। पहले हार्मोनिक में क्या हो जाएगी, इसकी RMS वैल्यू कितनी हो जाएगी, A2 अंडर रूट 2 इंटू B2 अंडर रूट 2, ठीक है। दोनों का क्या RMS वैल्यू, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का फेज एंगल, ठीक है, V और I के बीच का फेज एंगल, ये है साइन ओमेगा टी, यहाँ साइन ओमेगा टी फाई 2, तो यहाँ आ गया है आपका कॉस फाई 2, ठीक है। फाई 2 क्या है, फाई 2 इज द एंगल बिटवीन A2 एंड B2 के बीच का एंगल फाई 2, ठीक है। चलिए अब आते हैं थोड़ा आगे में, थर्ड हार्मोनिक के लिए वही आपका हो गया है A3 बाई रूट 2, ठीक है। चलिए ये जो है यहाँ पे इसको मैंने भले ही A3 लिखा है, इसको B3 और इसको B5 लिख लीजिए, उससे क्या होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन कम रहेगा, ठीक है। ये RMS इंटू B3 बाई रूट 2, ठीक है, इंटू इन थर्ड हार्मोनिक्स के बीच का एंगल, ठीक है। इनके बीच का एंगल है इस समय पे कॉस फाई 3, ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट हार्मोनिक के लिए निकल गई, थर्ड के लिए निकल गई, और लास्ट वाले के लिए आपका A5 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू B5 अपॉन अंडर रूट 2, और क्या हो गया, देखिए भले ही यहाँ पे माइनस है मगर फेज एंगल में तो कोई वो नहीं आएगा, क्योंकि आप एक्टिव पावर निकालते टाइम लैग लीड तो आप देखते नहीं है, केवल आप फेज एंगल देखते हैं, ठीक है। वो हो गया है आपका कॉस
55, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है उसकी पावर जो है एवरेज पावर कह सकते हैं, वो एवरेज पावर जो है आप इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। देखिए ये कंसेप्ट धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ आपको, इससे आने वाले टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि धीरे धीरे जो है एग्जाम का लेवल क्या होता जा रहा है, अब डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। बता रहा हूं मैं आने वाले टाइम पे पक्का यहां से क्वेश्चन बनने हैं, इस कंसेप्ट से अभी तक क्वेश्चन नहीं बनता था, ठीक है। चलिए ये आपने अगर लिख दिया तो अब क्या है, क्योंकि ये सीटीयू की सीरीज है और मैं आपको कहीं से भी उठा के कहीं भी ले जा सकता हूं, ये जो है पूरा का पूरा जो है क्या है, मेरा अधिकार है सीटीयू की सीरीज में मेरे को आपको कंसेप्ट क्वेश्चन से समझाने हैं, ठीक है। ये मैंने कहा जी ये आपकी कोई IT है 10 + 7 sin ओमेगा t + 5 sin 3 ओमेगा t, चलिए ठीक है, +30, ठीक है। चलो और IT जो है VT ले लिया, IT ले लिया, VT लेना है, VT हो गया जी आपका 5 + 6 sin ओमेगा t +30, और यहाँ से जो है चलो इसको प्लस को जगह माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए और ये हो गया है 5 ऊपर हो गया है तो उसको ले लीजिए 8, चलो कॉस ही आ रहा है तो कॉस ही लिख लेते हैं, cos 3 ओमेगा t, ठीक है। चलिए ये हो गया है आपका वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म मैंने यहाँ पे दे दी है। सबसे पहला पूछा है उसने आपको जो है P एवरेज निकालनी है, एवरेज पावर निकालनी है। तो एवरेज पावर निकालने के लिए आपको क्या करना है, डीसी वाली टर्म्स को डीसी से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट हार्मोनिक वाले को फर्स्ट से, सेकंड वाले को सेकंड से, थर्ड वाले को थर्ड से, सबको एल्जेब्रिक सम कर देना है। आपकी P एवरेज निकल जाएगी, P एक्टिव निकल जाएगी, आपकी क्या क्या निकल जाएगी, P एवरेज हो गई, P एक्टिव हो गई, और क्या क्या कह सकते हैं इसे, P ट्रू हो गई, ठीक है। यहाँ देखिए डीसी की टर्म डीसी से 10 × 5 हो गया जी, चलिए ठीक है। अब अगले केस में देखिए I और V के बीच जो है इसमें कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है। साथ में क्या है, यहाँ आपने प्लस तो किया, करंट की वैल्यू हो गई IRMS 7/√2 इंटू वोल्टेज में क्या आ गया, माइनस आ गया, तो कोई नहीं माइनस लेना है, कोई दिक्कत थोड़े, 6/√2। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल है cos 30, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं आपके कौन से वाले पे, थर्ड हार्मोनिक पे। थर्ड हार्मोनिक में देखिए फेजर बनाना पड़ेगा, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके का आता है, कंसेप्ट बिल्डअप करने तो समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए cos आपका यहां होगा, cos 3 ओमेगा t आपका यहां होगा, और sin 3 ओमेगा t आपका यहां होगा। ये आपको सिंपल बेसिक फंडामेंटल से पता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वोल्ट करंट में 30 डिग्री प्लस करना है, तो मतलब आपका करंट यहां कहीं है, ठीक है। तो ये एंगल 30 डिग्री आपने क्या किया, साइन के साथ प्लस किया, तो एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हो इस केस में वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। करंट क्या हो रही है, करंट आपकी लैग कर रही है, ठीक है। करंट लैग कर रही है तो आप लिख सकते हैं यहां से 5/√2 इसकी RMS इंटू वोल्टेज का RMS 8/√2, और यहां से आपका हो गया है cos 60 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जो है इसको जोड़ के आपने क्या करा, इसकी जो है आपने एक्टिव पावर निकाल दी है, एवरेज पावर निकाल दी है, ट्रू पावर आपने इसकी निकाल दी है, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन में अगर वो आपसे रिएक्टिव पावर पूछता, ठीक है, देखिए रिएक्टिव पावर वो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, वो पावर पूछ रहा है, बोले तो रिएक्टिव पावर बोले तो Q वाली पावर पूछ रहा है, ठीक है, जिसकी यूनिट क्या होती है, kVAR होती है, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे देखिए आप, चूंकि इन दोनों के बीच कितने डिग्री का फेज डिफरेंस है, इन दोनों के बीच जो है कितने डिग्री का फेज डिफरेंस लग रहा है, दोनों सेम फेज में है, ठीक है। तो साइन क्या होता है, होगा ऐसा एक्चुअली 10 × 5 इंटू आपका क्या हो जाएगा इस केस में, साइन 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू होती है 0 डिग्री, तो आप इस टर्म्स को लेने का आपका कोई पर्पज ही नहीं बनता, ठीक है। तो इस टर्म्स को तो हटा दिया है आपने अलग, ठीक है, पहली वाली टर्म्स। अब बात करते हैं दूसरी टर्म की, ठीक है। दूसरी टर्म में अगर आप देखें, ठीक है,
थोड़ा सा आप इस अंदर वाली वेवफॉर्म को देखें तो आपका वोल्टेज लीड कर रहा है, ठीक है। वोल्टेज लीड करना मतलब करंट का लैग करना। करंट लैग किस में करती है? इंडक्टर में करती है। तो इसमें रिएक्टिव पावर कैसी आएगी? इसमें रिएक्टिव पावर प्लस सिंबल की आएगी, ठीक है। ये आपने बाहर कह दिया, चलिए। मगर अंदर हुआ क्या है? अंदर जो है 7/√2 इंटू 6/√2, ये आरएमएस और इनके बीच का एंगल, ठीक है, वो हो गया है आपका sin 30, ठीक है। चूंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो ये नेगेटिव यहां इसके साथ आएगा ही आएगा, वो बाद में अलजेब्रिक सम जब हम करेंगे तब हम देख लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं इस केस में, ठीक है। इस केस में भी हो क्या रहा है, यहां देखिए आपका करंट लैग कर रहा है, तो ये भी इंडक्टर का है, तो इंडक्टर का है तो यहां पे भी पावर क्या आएगी? प्लस साइन की आएगी, ठीक है। तो यहां से ये आरएमएस वैल्यू इनटू आई की आरएमएस वैल्यू और आपस में साइन, इनके बीच का एंगल 60, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपने जो है इसकी रिएक्टिव पावर भी निकाल दी है। तो इसकी यूनिट क्या आएगी? VAR में इसकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है एक एक्टिव पावर का, रिएक्टिव पावर का कोई अगर हार्मोनिक्स के टर्म्स में आपको दिया हुआ है तो आपको इतने अच्छे तरीके से बता दिया है कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी वेव फॉर्म दी हुई है तो विद इन सेकेंड्स जो है आप जो है उसके आंसर जो है इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में आप देखिए मैंने आपका जो है एक्टिव पावर का कंसेप्ट बिल्डअप किया, रिएक्टिव पावर का कंसेप्ट बिल्डअप किया। इंडक्टर क्या करता है? रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और जो भी पावर एब्जॉर्ब होती है वो हमेशा आपकी क्या होती है? पॉजिटिव साइन से दिखाई जाती है, हमारा साइन कन्वेंशन बोलता है, ठीक है। अगर आपकी कोई भी रिएक्टिव पावर पॉजिटिव है मतलब उस सर्किट में इंडक्टर है, आप आंख बंद करके कह सकते हैं। अगर आपकी रिएक्टिव पावर नेगेटिव साइन की आ रही है, आप आंख बंद करके कह सकते हैं आपका सर्किट में कैपेसिटर है, ठीक है। तो हल्का हल्का सा जो है यहाँ पे बेसिक बिल्डअप हुआ होगा। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। ये सारे के सारे पॉइंट जो है आपकी, जब आप मशीन पढ़ेंगे सिंक्रोनस मशीन, तो सब के सब पॉइंट्स वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से जो आपकी हेल्प करने वाले हैं।